नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के उस दौर में उतर रहे हैं जिसमें हमारे आज को बनाया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये एक देश के बनने की कहानी है जिसमें जुनून, टकराव, उम्मीदें और बड़े बड़े फैसले शामिल थे। बिल्कुल। ये कहानी एक संगठित आवाज के उठने से शुरू होती है और एक राष्ट्र के जन्म पर जाकर पूरी होती है। लेकिन ये सफर सीधा नहीं था। इसमें कई मोड़ थे, कई विचारधाराएं थी जो कभी टकराई तो कभी साथ चली। आज हम इसी उलझे हुए लेकिन शानदार सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1885। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम, उनकी मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। सही। उस वक्त ये एक बहुत ही नरम संगठन था जिसका मकसद था याचिकाओं और बातचीत के जरिए भारतीयों के लिए कुछ अधिकार हासिल करना। बिल्कुल। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। सही कहा। असली भूचाल आया 1905 में, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया। हाँ। कागज पर तो ये एक प्रशासनिक फैसला था कि बस सहूलियत के लिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका असली मकसद था बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवाद की भावना को हिंदू और मुस्लिम आबादी में बांटकर कमजोर करना। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल, ये उस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इस बंटवारे का जवाब भी उतना ही जबरदस्त था। बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया और भारतीय चीजों को अपनाना शुरू किया। हाँ। ये पहली बार था जब आजादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकलकर सड़कों पर आई थी। लेकिन इसी दौरान एक और अहम घटना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना। बिल्कुल। 1906 में ढाका में अंग्रेजों ने इसे कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक ताकत के तौर पर खड़ा होने में पूरी मदद की। यहीं से भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज और गहरा होता चला गया। और ये अंदरूनी टकराव सिर्फ हिंदू मुसलमानों तक सीमित नहीं था। हाँ, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में तो पार्टी खुद ही दो हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। एक तरफ थी नरम दल के नेता जो अब भी शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता। उनका मानना था कि अब अर्जियों से नहीं, संघर्ष से ही कुछ हासिल होगा। ये टकराव करीब एक दशक तक चला। हाँ, फिर 1916 में लखनऊ में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट। इसमें न सिर्फ कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी मिलकर अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगे रखने का फैसला किया। सुनने में तो ये एक बड़ी कामयाबी लगती है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए। हाँ। लेकिन क्या इसने अनजाने में मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को मानकर आगे चलकर बंटवारे की नींव और मजबूत नहीं कर दी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उस वक्त तो ये एकता की एक बड़ी जीत मानी गई। लेकिन हाँ, इसने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र आवाज के रूप में स्थापित होने में मदद की। अच्छा। ये एक ऐसा फैसला था जिसके दूरगामी परिणाम हुए जिन्हें शायद उस वक्त कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो इसने राष्ट्रवाद की पहली लहर को एक संगठित रूप तो दिया। हाँ, दिया, लेकिन भविष्य के टकराव के बीज भी बो दिए। तो अब कहानी दूसरे और शायद सबसे अहम दौर में दाखिल होती है, गांधीवादी युग। और इसकी शुरुआत होती है एक काले कानून से, रॉलेट एक्ट। हाँ, 1919 का रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जो सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डालने का हक देता था। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। बिल्कुल। ये कानून भारतीयों के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और इसी विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो हुआ जिसने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया। जनरल डायर का निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वो पल था जब भरोसे का हर धागा टूट गया। हाँ, इसके बाद आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक लड़ाई बन गई। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों का अंग्रेजों पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो पूरी तरह खत्म हो गया। इसी गुस्से और बेचैनी के माहौल में महात्मा गांधी ने 1920 में अपने पहले बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और इसका असर जबरदस्त था। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें
और लोगों ने सरकारी नौकरियां। मकसद था अंग्रेजी हुकूमत के पूरे तंत्र को ठप कर देना। हाँ, पहली बार था जब लाखों आम भारतीय एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हुए थे। लेकिन गांधी जी के लिए लक्ष्य जितना जरूरी था उतना ही जरूरी था उस तक पहुंचने का रास्ता, यानी अहिंसा। हाँ, अहिंसा। और जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए। हाँ, तब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बिल्कुल। ये फैसला आज भी इस पर बहुत बहस होती है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता इससे बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उसे रोक देना एक बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल। गांधी जी का तर्क था कि देश अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा, कई लोगों को लगा कि इसलिए आजादी की लड़ाई कई साल पीछे चली गई। हाँ, ये गांधी जी के सिद्धांतों की दृढ़ता भी दिखाता है और उस दौर के नेतृत्व के बीच के वैचारिक मतभेदों को भी। आंदोलन रुकने के बाद एक खामोशी का दौर आया, लेकिन जमीन के नीचे चिंगारियां सुलग रही थीं। सही। एक तरफ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई, जो चुनाव लड़कर सिस्टम के अंदर से लड़ने की रणनीति थी। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का उदय हो रहा था। और फिर 1927 में अंग्रेजों ने एक और गलती की। उन्होंने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन भेजा। और मुश्किल ये थी कि इस 7 सदस्यों की कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। हाँ, ये तो भारत का भविष्य तय करने आए थे, लेकिन बिना किसी भारतीय से पूछे। ये तो सीधे सीधे अपमान था। बिल्कुल। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत से जो गुस्सा भड़का, उसने कांग्रेस के अंदर नरम पंथियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने लाहौर में अपना सबसे साहसिक कदम उठाया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। अब तक तो कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। हाँ, यानी अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वर शासन। लेकिन अब बात थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आजादी। पूरी आजादी। और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी चीज से जो हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होती थी, नमक। हाँ, अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लगा रखा था, तो गांधी जी ने इसी को विरोध का प्रतीक बनाया। और वो तस्वीरें तो आज भी इतिहास में अमर है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकलकर 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट पर पहुंचना और एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य के कानून को तोड़ना। हाँ, ये सिर्फ नमक उठाना नहीं था, ये ब्रिटिश राज की नींव पर हमला था। इस आंदोलन के दौरान ही लंदन में गोल में सम्मेलन हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया 1932 में, कम्युनल अवार्ड। हाँ, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। गांधी जी ने इसे हिंदुओं को बांटने की एक और साजिश माना और जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और आखिर में गांधी जी और दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। हाँ, पूना पैक्ट, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जगह दलितों के लिए सीटें आरक्षित करने पर सहमति बनी। ये गांधी और अंबेडकर के बीच सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गहरे मतभेद को दिखाता है। बिल्कुल, दोनों का लक्ष्य एक ही था, समाज के सबसे पिछड़े तबके का उत्थान, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे तेज रफ्तार वाले हिस्से में पहुंचते हैं। 1940 का दशक और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। युद्ध में फंसे अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की सख्त जरूरत थी। उन्होंने मनाने की कोशिशें की। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अब डोमिनियन स्टेटस यानी आधी अधूरी आजादी का वक्त निकल चुका था। बात अब सिर्फ पूर्ण स्वराज्य की होगी। बिल्कुल, गांधी जी ने तो इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद सब्र का बांध टूट गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और करो या मरो का नारा दिया। ये एक सीधी चुनौती थी कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर चले जाएं।
ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से बहुत अलग था। कैसे? अगली सुबह ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कोई नेतृत्व नहीं था। अच्छा। ऐसे में जनता ने खुद आंदोलन की बागडोर संभाल ली। ये एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में भी सत्ता बदल गई और यह साफ हो गया कि अब भारत को आजाद करना ही होगा। लेकिन सवाल ये था कि सत्ता किसे सौंपी जाए, एक भारत को या दो देशों को? इसी सवाल को सुलझाने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे और कांग्रेस भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थी। बातचीत नाकाम रही और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कर दिया। इसके बाद कलकत्ता में और फिर पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। वो मंजर खौफनाक था, हजारों लोग मारे गए। और अब ये साफ हो गया था कि भारत को एक रखना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया, एक ही मिशन के साथ, सत्ता का हस्तांतरण चाहे जैसे भी हो। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की योजना पेश की। और कांग्रेस, जिसके नेताओं ने पूरी जिंदगी एक अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने और ज्यादा खून खराबे से बचने के लिए भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। एक आजादी जो अपने साथ इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और हिंसा लेकर आई। आजादी के बाद संविधान बनाने का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे स्रोतों में एक आखिरी घटना 1951 की है। भूदान आंदोलन। हाँ, भूदान आंदोलन। हाँ, विनोबा भावे का वो आंदोलन जिसमें वो बड़े जमींदारों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करने की अपील कर रहे थे। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली थी। सही। असली काम तो अब शुरू होना था, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बराबर हो। राष्ट्र निर्माण का वो काम जो आज भी जारी है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आजादी और बंटवारे के दर्द तक ये वाकई एक असाधारण सफर है। हर आंदोलन, हर समझौता, हर विद्रोह, चाहे वो सफल रहा हो या असफल, उसने कहानी को आगे बढ़ाया। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? इस पूरी लड़ाई में नरमपंथियों का याचिकाओं वाला रास्ता, गरमपंथियों का संघर्ष, क्रांतिकारियों की कुर्बानी, हाँ, और गांधी जी का अहिंसक आंदोलन, इन सभी अलग अलग धाराओं ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया? क्या ये एक दूसरे की ताकत बने या इन्होंने एक दूसरे को कमजोर किया?